नमस्कार साथियों, एमएस वर्ल्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप सभी के सामने जो हमारा अगला टॉपिक है उसको लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अरबों का आक्रमण। क्या है? अरबों का आक्रमण। कहां पर अरबों का आक्रमण? तो सिंध पर। कहां पर? सिंध पर अरबों का आक्रमण। इसके बारे में हम आपके सामने एक सूक्ष्म अवलोकन प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं इसके पहले जो भी आप क्लास लिए होंगे उसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और उन सभी टॉपिक्स को आप जो है अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। हमारा 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे आपके परीक्षा से पहले। तो आज हम शुरू करते हैं अरबों का आक्रमण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक नए कहीं ना कहीं नए घटनाक्रम का सूत्रपात होता है। कैसे नए घटनाक्रम का? क्योंकि हम देखते हैं कि मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब हर्षवर्धन का काल समाप्त होता है उसके ठीक बाद जो है जो भारत की स्थिति होती है वह विभिन्न भागों में छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। भारत को हम पाते हैं कि वो छोटे छोटे राज्यों में विघटित हो जाता है। यहीं पर सामंतवाद का उदय होता है, यहीं पर पूर्व मध्यकाल की स्थिति बनती है, यहीं पर राजपूत काल की स्थिति बनती है, मतलब कि राजपूतों का अलग से एक युग प्रारंभ होता है। यहीं पर मध्यकाल के पहले की मतलब मध्यकाल के आने के पहले की ठीक घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। तो उसी क्रम में जब भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था तो उसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि मुस्लिमों का भारत पर आक्रमण की भी स्थिति बनने प्रारंभ हो जाती है। हम पाते हैं कि इस समय जब हम उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को पढ़ रहे हैं, कब से कब तक? हर्षवर्धन के बाद से, मतलब 647 ईस्वी के बाद से जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें मुस्लिमों के आक्रमण के इतिहास को भी हमको पढ़ना होता है। और उसमें जो सबसे पहला आक्रमण देखने को मिलता है वो अरबों के द्वारा ही देखने को प्राप्त होता है। हम इस समय पाते हैं, जिस समय की हम बात करेंगे, कि मुस्लिम धर्म का उदय हो चुका होता है और ये मुस्लिम धर्म भारत की ओर अपने धर्म के प्रचार प्रसार को लालायित हो जाते हैं कि हम, क्योंकि उनका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि हम पूरे विश्व में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, अपने धर्म को आगे बढ़ाएं या विश्व को विजित करने का काम करें। तो उसी सिलसिले में मुस्लिम लोग जो मुस्लिम संप्रदाय की यहाँ अरब प्रदेश में स्थापना होती है, ये लोग अपने संप्रदाय को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में फैलाना चाहेंगे और उसी क्रम में वो भारत की ओर भी अग्रसर होने का प्रयास करेंगे। और उसके सबसे पहले वो कई बार आक्रमण करने का प्रयास करेंगे किंतु उनका जो आक्रमण होगा वो कई बार असफल हो जाएगा और अंततः मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबवासी भारत पर आक्रमण कर पाने में सफल हो पाते हैं। और उसी के बाद हम पाते हैं कि मुस्लिमों का प्रथम सफल आक्रमण भारत में हो जाता है। और हम फिर पाएंगे कि उसके बाद मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होगा, फिर मोहम्मद गोरी का आक्रमण होगा। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद से ही भारत में मुस्लिम युग या मुस्लिमों के शासनकाल की शुरुआत होती है। और मोहम्मद गोरी का जो एक क्या बोलते हैं दास था, उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक वंश की स्थापना की और उसी के बाद से माना जाता है कि भारत में मुस्लिम काल या मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। तो हम क्या पाते हैं कि मध्यकाल से पहले जो पूर्व मध्यकाल की स्थिति थी उसका जो घटनाक्रम बनता है, उसका जो सूत्रपात होता है वो इसी काल में प्रारंभ हो जाता है। पूर्व मध्यकाल में ही हमको देखने को मिल जाता है, जहां पर अरबों का आक्रमण होगा और गजनवियों का आक्रमण होगा और मोहम्मद गोरी का आक्रमण होगा। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अरबों का आक्रमण होगा वो कैसे होता है। हमारा जो आज का विषय है वो अरबों का आक्रमण है। सिंध पर अरबों का आक्रमण। सिंध मतलब सिंध एक क्षेत्र विशेष का नाम है और अरब क्या है? अरब प्रदेश में रहने वाले क्या कहलाए? अरबवासी कहलाया। और उन्हीं के द्वारा किया गया आक्रमण क्या कहलाया? अरब आक्रमण कहलाया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जैसे कि हर बार अपने मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये अरब प्रदेश कहाँ है, ये भारत का जो सिंध क्षेत्र है वो कहाँ पर है। अगर हम अपने मैप को समझ लेते हैं तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि जो आक्रमण हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किन घटनाक्रम पे हो रहा है, क्या स्थिति बनी होगी, कैसे क्या सरलता से आक्रमण हो गया है कि जो है तुरंत जो है ये आक्रमण करने यहाँ पहुंच गए, क्या सब चीजें आसान थी, एकदम उनके
अनुकूल थी, जो वो तुरंत जो है आक्रमण करते चले गए। तो वो उन सब चीज़ों को हम अपने मैप के माध्यम से, अपने मानचित्र के माध्यम से समझने का काम करेंगे। आशा करते हैं कि आप इस मैप को अच्छे से भली भांति समझने का काम करिएगा। मैप से घबराइएगा मत, मैप को थोड़ा समझने का काम करिएगा, क्योंकि जब हम चित्र के माध्यम से कुछ चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, मैप के माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो ये भारत की स्थिति है वो कैसी है, वो कुछ इस तरीके से हमको देखने को प्राप्त होती है। ठीक है, ये हो गया आपका भारत का लोकेशन। ठीक है, जल्दी बनाने का प्रयास करें ताकि आपका समय लॉस ना हो। ठीक है, ये हुआ आपका भारत की स्थिति। ये वर्तमान की भारत, जब भारत आजाद होता है उसके बाद की जो ये स्थिति बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। इसके पहले अगर हम देखें तो ये क्या हुआ, ये है आपके सामने पाकिस्तान की स्थिति। ठीक है, क्या है ये, पाकिस्तान। और यहीं पर हमको देखने को मिलता है, इसी के आसपास एक क्षेत्र था जिसका नाम था सिंध। क्या नाम था, सिंध। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो भारत आजादी से पहले था वो पाकिस्तान किसके हिस्से में था, भारत के ही हिस्से में था। तो हम कह सकते हैं भारत, सिंध कहाँ पर था, भारत में था, भारत में ही था। ठीक है, तो सिंध का लोकेशन कुछ इस तरीके का था। और इसी के ऊपर हम पाते हैं क्या है, ठीक है, मैप हम कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपका अफगानिस्तान। और ठीक ये सब जो एरिया था हम कह सकते हैं वो क्या है, ईरान। ठीक है, और फिर इसी के और आगे हमको देखने को प्राप्त होता है क्या, इराक। ठीक, और ये जो क्षेत्र है पूरा, ये आपका क्षेत्र बनता है अरब क्षेत्र। इसमें कई सारे देश हैं, कई सारे कंट्रीज हैं। ठीक, और ये जो पानी का क्षेत्र बनता है ये कहलाता है आपका फारस की खाड़ी। ठीक, अब आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो ये हुआ कुल हमारा मैप। अब आपको समझ में आया कि कहां पर आक्रमण हो रहा है, सिंध पर। तो सिंध की स्थिति कहां है, यहां पर है। और किसका आक्रमण हो रहा है, अरबों का आक्रमण हो रहा है। तो अरबों की स्थिति कहां बन रही है, ये इस यहां पर बन रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कि आखिरकार अगर हमको मतलब कि अरब वासियों को भारत पर पहुंचना है तो वो किस माध्यम से पहुंच सकते थे। तो आपके दिमाग में सहज आ रहा होगा कि अगर हम सबसे जो आसान मार्ग हो रहा होगा वो कहीं ना कहीं पानी के माध्यम से रहा होगा, क्योंकि हम समुद्री मार्ग से यहाँ पर पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचने का जो सबसे सरल मार्ग था, जो सबसे आसान मार्ग था, अगर हम आपसे मार्ग की बात करें तो वो कौन सा था, समुद्री मार्ग था। ठीक है, समुद्री मार्ग से वो पश्चिमी तट पर आसानी से पहुंच सकते थे। इतना समझ में आया। मैंने आपको लोकेशन बताने का काम किया कि सिंध है और ये अरब है। अब आपको मार्ग बताने का मैं काम कर रहा हूँ कि कैसे ये भारत पर पहुंच सकते हैं। भारत मतलब समझिएगा, ये मैं पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ कि कैसे ये लोग जो है भारत पर पहुंचने का काम करेंगे। ठीक है, तो हमने आपसे पहले मार्ग की चर्चा की, एक समुद्री मार्ग था, एक ऊपर के हिस्से पे है खैबर और बेलन दर्रा। ठीक है, क्या है, खैबर और बेलन दर्रा। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा मार्ग था वो खैबर और बेलन दर्रा। दर्रा क्या होता है, दो पर्वतों के बीच में एक सकरा सा मार्ग, एक सकरा सा आने जाने का रास्ता, वो कहलाता है दर्रा। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि यहाँ पर भी ऊपर के जो हिस्से में थे खैबर और बेलन दर्रा देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से अरबवासी भारत में घुसने का प्रयास करते हैं। समझ में आया इतना। दूसरा मार्ग हो गया। अब हम आपसे बात करते हैं तीसरे मार्ग की। तो वो क्या था, मकरान मरुप्रदेश, मकरान मरुप्रदेश का समतली मार्ग। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मकरान मरुप्रदेश का समतली मार्ग। तो वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर ये जो मकरान तट है इसके माध्यम से यहाँ पर ये लोग घुसने का प्रयास, यहाँ पर
खैबर दर्रा हो गया ऊपर, यहाँ पर हो गया आपका मकरान मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये कुल 3 मार्ग थे, एक समुद्री मार्ग से, एक खैबर दर्रे के माध्यम से और एक मकरान मध्य प्रदेश के समुद्री मार्ग से ये लोग भारत में घुसने का काम करते थे, भारत में प्रवेश करने का काम करते थे, ठीक है। अब आप देखिएगा कि जो मुस्लिम संप्रदाय की स्थापना यहाँ पर होती है, इसके बाद से ये समस्त विश्व में प्रसारित होने का काम करते हैं और उसी के अंतर्गत इनका जो है भारत की ओर भी आगमन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अपने प्राचीन इतिहास में कि बारंबार जो है कोई भी विदेशी आक्रांता रहा है तो वो भारत की तरफ जरूर रुख करने का प्रयास किया, क्योंकि भारत एक समृद्धशाली देश रहा है, भारत गरिमामयी देश रहा है, भारत को प्राप्त करना हर किसी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना रहा है। तो उसी के तहत ये लोग भी क्या करते हैं, भारत पर अपनी स्थिति को मजबूत, अपनी स्थिति को यहाँ पर फैलाने का काम करते हैं, यहाँ पर अपने आप को विस्तारित करने का काम करते हैं। हम वहां भी आप देखे होंगे कि क्यों जो है इसी ओर से भारत पर आक्रमण होता है, क्योंकि आप पाते हो कि जो ये पूरा क्षेत्र है वो क्या है, समुद्री क्षेत्र, ये पूरा समुद्री क्षेत्र है और यहाँ से आक्रमण कर पाना उतना आसान नहीं होता है। और आपको पता होगा ये जो क्षेत्र है वो क्या है, हिमालयी क्षेत्र है और हिमालय को इतनी आसानी से पार कर पाना कठिन काम होता है। तो ये जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है वो जो है बारंबार आक्रमण का शिकार रहा है। उत्तर पश्चिम समझ जाना, आप मैप अगर समझते हो तो ये उत्तर का हिस्सा हुआ ऊपर का और ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण। दाहिना हाथ हमेशा क्या होता है, पूर्व होता है और पूर्व के ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम। ये पश्चिम का हिस्सा, ये उत्तर का हिस्सा, दोनों मिलकर क्या कहलाया, पश्चिमोत्तर भारत। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा पश्चिमोत्तर भारत से ही हमेशा विदेशियों का, बाहरी आक्रांताओं का भारत पर आक्रमण हुआ है। तो उसी के तहत अरबवासी भी भारत में घुसने का प्रयास करते हैं, उसी क्षेत्र से ही, इसी पश्चिमोत्तर भारत से ही ये लोग भारत में घुसने का काम करते हैं। तो इतना समझ में आया कि अरब प्रदेश यहाँ है, भारत यहाँ है, भारत से कैसे ये लोग अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनको अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना है, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसी के सिलसिले में ये लोग भारत में पहुंचने का काम करते हैं। इतना क्लियर, इतना समझ में आया आपको। चलिए हम आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम पढ़ते हैं कि सिंध पर अरबों का आक्रमण, तो क्या अरब जो है पहले यहीं पर पहुंच गए? नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अरब का जो पहले भारत में प्रवेश होता है वो यहाँ होता है। कहां पर? केरल। एक स्थान है, एक प्रदेश है केरल और केरल का एक स्थान है मालाबार। केरल का एक स्थान है मालाबार। तो इनका जो आगमन होता है वो समुद्री मार्ग से होते हुए कहां पर होता है? मालाबार तट पर होता है। और किस रूप में होता है? तो वो था व्यापारिक रूप में, मतलब व्यापारिक रूप में इनका जो है सबसे पहले संबंध स्थापित होता है। पहले जो इनका उद्देश्य रहा, प्रथम उद्देश्य जो रहा वो यहाँ पर आक्रमण करना नहीं रहा। पहले जो इनका उद्देश्य रहा वो क्या था? व्यापारिक गतिविधियों को तेज करना, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना कि अरबवासी भारत की व्यापार गतिविधियों से बहुत प्रभावित थे। क्यों? क्योंकि भारत एक समृद्धशाली देश रहा है और यहाँ व्यापार करके वो अत्यधिक मुनाफा प्राप्त करते थे। आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले घटनाक्रम की ओर, देखते हैं कि कैसे क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, कैसे ये लोग जो है यहाँ पर आक्रमण कर रहे हैं। तो जो हमारा सिंध पर अरबों का आक्रमण टॉपिक है, हम थोड़ा समझते हैं कि सिंध पर क्या स्थिति बनती है, सिंध पर क्या लोकेशन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें शासन की, तो सबसे पहले रायवंश का शासन चला। सबसे पहले मतलब कि जिसकी हम बात करने चले हैं वहां पर रायवंश का शासन चला था। और इसके अंतिम शासक कौन हुआ? इसका अंतिम शासक बोलो, इसका अंतिम शासक कौन हुआ? इसका अंतिम शासक हुआ साहसी द्वितीय। और साहसी द्वितीय की हत्या किसने कर दी? साहसी द्वितीय की हत्या किसने की? चच नामक व्यक्ति ने। किसने हत्या की? चच नामक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। समझ में आया? यहाँ पर रायवंश का शासन चल रहा था, इसका अंतिम शासक साहसी द्वितीय था और साहसी द्वितीय की हत्या किसने की? चच नामक व्यक्ति ने। और हत्या करके क्या किया? यहाँ पर ब्राह्मण वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? ब्राह्मण वंश की यहाँ पर स्थापना की। ठीक है, फिर इसका शासन चलता रहता है। इसके बाद जो इसका अगला शासक बनता है वो चंद्र कुछ समय के लिए बनता है। फिर इसके बाद इसके दो पुत्र होते हैं, एक का नाम था दाहिद और दूसरे का नाम था दाहिद सीर। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहां पर
सिंध पर चच नामक एक ब्राह्मण व्यक्ति था, उसने यहाँ पर ब्राह्मण वंश की स्थापना की। फिर उस चच के बाद उसका भाई चंदर कुछ समय के लिए शासन करता है, और फिर उसके बाद चच के 2 पुत्र होते हैं, दाहिर और दाहिर सिंह दो उसके पुत्र होते हैं। इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है और अंततः दाहिर विजित हो जाता है। तो हमको किससे मतलब है? इस दाहिर से मतलब है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर आक्रमण होता है तो वो दाहिर ही यहाँ का शासक होता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंध पर कौन शासक था जब इनका आक्रमण हुआ? बताइए कौन शासक होगा? दाहिर। इसी दाहिर को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया था? ठीक है, इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए, मिटाता हूं इसको मैं। ठीक है, तो यहां पर आप किसका शासन था? दाहिर था। आपको किसको ध्यान में रखना है? दाहिर को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम आपसे कई बार चर्चा किए हैं, बहुत बार, कि हम जो कुछ भी पढ़ने चलते हैं वो उसके पहले जानते हैं कि वो इतिहास आ कहां से रहा है, कैसे हम उसके बारे में जान रहे हैं। तो इसके स्रोत की चर्चा कर लेते हैं कि ये जो स्रोत है वो कहां से प्राप्त होता है। तो पहले स्रोत की हम बात करते हैं, तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है चचनामा। चचनामा से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? सिंध पर अरबों के आक्रमण के बारे में। और इसके लेखक की बात करें तो इसका जो लेखक है वो अज्ञात है, वो हमको ज्ञात नहीं है। दूसरे अगर ग्रंथ की बात करें तो वो क्या है? किताब फुतूह उल बलदान। क्या है? किताब फुतूह उल बलदान। ये किसकी रचना है? तो ये रचना है किसकी? बिलादुनी की। किसकी है? बिलादुनी की। तो इन 2 प्रमुख ग्रंथों के माध्यम से हमको इन घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समझ में आया? ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए हम अपने अगले घटनाक्रम की ओर बढ़ते हैं। हमने आपसे चर्चा किया कि यहाँ पर दाहिर का शासन स्थापित हो गया है। अब यहाँ का थोड़ा घटनाक्रम समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि इनका जो उद्देश्य रहा है वो भारत पर आक्रमण, मतलब इस ओर अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाना इनका लक्ष्य था। और इसी के तहत जो है यहाँ पर ये लोग घुसने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक देश है ईरान, और यहाँ का एक शासक था, गवर्नर था हज्जाज। ठीक है, हज्जाज। और यही क्या करता है? हज्जाज जो है यहाँ से जो है बार बार क्या करता है? आक्रमण करने का प्रयास करता है। यहाँ पर इस ओर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में घुसने का काम करता है। ठीक है, तो इसने जैसे मान लो कि हम जो पढ़ने चलेंगे वो हमारा है, किसका आक्रमण होगा यहाँ पर? मोहम्मद बिन कासिम का। तो उसके पहले भी ये कई बार भारत पर जो है आक्रमण करने का प्रयास कर चुका होता है, लेकिन जो उसका सफल आक्रमण होता है वो किसके नेतृत्व में होगा? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो किसके नेतृत्व में होगा? मोहम्मद बिन कासिम। कौन आक्रमण करेगा? मोहम्मद बिन कासिम। ये कासिम कौन था? तो इसी हज्जाज का दामाद व भतीजा था। कौन था ये? दामाद व भतीजा। किसका दामाद व भतीजा था? अल हज्जाज का। अल हज्जाज का दामाद व भतीजा था। तो अल हज्जाज ने यहाँ के जो खलीफा थे उनसे परमिशन लिया। यहाँ का खलीफा कौन था? खलीफा यहाँ का था वाहिद। ठीक है, वाहिद से इसने परमिशन लिया। अब ध्यान दीजिएगा कि खलीफा मतलब क्या था? वो कहीं ना कहीं पूरी मुस्लिम संप्रदाय का वो प्रतिनिधित्व करता था। अगर आपको कुछ भी काम करना है तो आपको खलीफा से ही पूछकर करना है। तो अब ये आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर जाने का काम कर रहे हैं, तो खलीफा वाहिद से ही परमिशन लेके ये यहाँ पर आक्रमण करने का काम करते हैं। तो हज्जाज जो है इसके पहले भी 2-3 बार आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। अंततः वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में क्या होता है? सफल हो जाता है। इतना समझ में आया? तो आगे देखते हैं कि कारण क्या रहा। हम बात करें इसके तत्कालिक कारण की। तत्कालिक कारण, तो इसका तत्कालिक कारण क्या था? बताइए क्या कारण था? तो यहाँ पर आप देखिए, जो इस सिंध का क्षेत्र है यहीं पर एक बंदरगाह है, देवल बंदरगाह। क्या है? देवल बंदरगाह। ठीक है, अब देखिएगा देवल बंदरगाह जो था यहीं पर क्या था? हमने आपसे पहले चर्चा की कि जो अरबों का संबंध था वो एक व्यापारिक रूप में सबसे पहले स्थापित हुआ। तो इन सब क्षेत्रों पर अरबवासी जो है व्यापार कर रहे थे, और इसी देवल बंदरगाह पर एक घटना घटित होती है। वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि यहाँ के जो अरब व्यापारी थे उनको जो है समुद्री डाकू जो है
लूट मार करते हैं, उनको लूट लेते हैं। तो फिर वहां के राजा ने ये किया, इसका विरोध किया और कहा कि जो है आप इसका जुर्माना दीजिए। जुर्माना कौन देगा? क्योंकि यहाँ का शासक कौन है? दाहिर, और दाहिर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने राज्य की सुरक्षा अच्छे से भलीभांति कर पाए। तो इसीलिए जो आरोप लगता है इनका, वो कहते हैं दाहिर से कि दाहिर तुम्हारे यहाँ जो है हमारे व्यापारियों से लूटपाट की गई और इसके जिम्मेदार तुम हो और इसका सारा जुर्माना तुमको देना पड़ेगा। लेकिन दाहिर ऐसा करने से मना कर देता है और इसी का बहाना लेकर क्या कर देते हैं? अरबवासी भारत पर आक्रमण कर देते हैं। भारत मतलब सिंध पर आक्रमण कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या कारण था? देवल बंदरगाह पर। ये आपके एग्जाम पॉइंट है। जैसे एग्जाम पॉइंट में आप कर लिख सकते हैं शोध के बारे में सबसे पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या? तात्कालिक कारण, कारण की चर्चा करेंगे क्यों भारत पर इनका आक्रमण होता है। तो देवल बंदरगाह पर, देवल बंदरगाह पर, ठीक है, अरब व्यापारियों से समुद्री डाकुओं द्वारा लूट मार किए जाने के पश्चात दाहिर से जुर्माना देने की बात कही गई, जिसे दाहिर ने देने से मना कर दिया, तो इनको क्या मिल गया? एक बहाना मिल गया कि चलो अब जो है हम इसी को बहाना बनाकर भारत पर आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि हमको बहाना मिल गया, हमको तो आक्रमण करना ही था और आक्रमण करना था तो हम चलो इसी बहाने से आक्रमण कर देते हैं। हालांकि जो इस समय के इतिहासकार हुए उनका नाम है A.L. श्रीवास्तव। कौन है? A.L. श्रीवास्तव, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। वो इस घटना का खंडन करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये तो एक बहाना मात्र था, इनका क्या उद्देश्य था? भारत पर आक्रमण करना मुख्य उद्देश्य ही था। ठीक है, तो अब इसी के तहत जो है ये मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण होता है। बात समझ में आई? आप इस घटनाक्रम को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर आपका अरब है, अरब क्षेत्र है पूरा ये, और ये पूरा क्या है? भारत का क्षेत्र। यहाँ अरब क्षेत्र से भारत पर आक्रमण होगा। किसका आक्रमण होगा? मोहम्मद बिन कासिम का। और यहाँ पर शासक कौन होगा? दाहिर। ठीक है, तो आपको यहाँ याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम को अरब आक्रमणकारी के रूप में और भारत के शासक के रूप में आपको याद रखना है दाहिर को। क्लियर इतना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्षेत्र हुआ। ठीक, अब देखिए यहाँ मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो रहा है और यहाँ पर दाहिर शासक है। तो इसका जो पहला आक्रमण होगा मोहम्मद बिन कासिम का, वो कहां पर होगा? इस देवल बंदरगाह पर। तो जो उसका पहला आक्रमण होगा किसका? मोहम्मद बिन कासिम का, वो देवल बंदरगाह पर होगा। और सॉरी, देवल का स्थान का नाम है और बंदरगाह का भी नाम है। तो यहाँ पर इसका आक्रमण होगा और इस आक्रमण का परिणाम क्या होगा कि 17 वर्ष के सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया। 17 वर्ष के सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, ये यहाँ पर देवल पर आक्रमण करता है। इसकी जो सेना थी स्टार्टिंग में, उसमें कुल कितने सैनिक थे? 15,000 सैनिक थे। 15,000 हजारों की सैनिक के साथ ये जो है
यहाँ पर सैनिकों के साथ जो है यहाँ पर वो आक्रमण करता है और देवल में सबसे पहले वो आक्रमण करता है और यहाँ पर जितने भी 17 वर्ष के पुरुष थे उनको मौत की घाट उतार दिया। मतलब यहाँ पर वो बहुत बहुत तरीके से गलत काम करता है। फिर उसके बाद इसी के तहत वो 2-3 प्रांतों पर और आक्रमण करता है और दाहिर क्या है, मुकबदिर की भांति इन सब घटनाओं को देखता रहता है। फिर अंततः उसके ऊपर दबाव उत्पन्न होता है और आनंद फानंद में जो है ये क्या करेगा, 50,000 सैनिकों की व्यवस्था करेगा। 50,000 सैनिकों की जो कि क्या होंगे, तत्काल ही भर्ती किए गए होंगे और इन 50,000 सैनिकों के साथ क्या होगा, इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, युद्ध होगा। किसकी किसके मध्य, इन दोनों के मध्य। और उस युद्ध का क्या नाम होगा, रावर का युद्ध। ध्यान समझिएगा, इन दोनों के जो मध्य युद्ध होगा वो क्या कहलाएगा, रावर का युद्ध। और वो युद्ध कब होगा, 20 जून 712 ईस्वी। कब होगा, 20 जून 712 ईस्वी। कौन सा युद्ध होगा, रावर का युद्ध होगा। किसके किसके मध्य होगा, दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य होगा। और इस युद्ध का जो रिजल्ट निकलेगा, इस युद्ध का अगर हम आपसे कहें कि रावर की युद्ध का जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, बताओ कि इसमें इस परिणाम में क्या होगा, दाहिर की पराजय है। दाहिर जो है वो हार जाएगा। ठीक है, दाहिर की पराजय एवं मृत्यु। ठीक, क्या होगा, रावर के युद्ध के बाद, रावर के युद्ध में दोनों में भिड़ंत होगी और इस भिड़ंत का परिणाम होगा कि दाहिर की पराजय हो जाएगी और उसकी यहीं पर मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद उसकी जो रानी होती है, ठीक है, इसकी रानी ने रावर के दुर्ग की रक्षा की, रावर के दुर्ग की रक्षा की और अंततः अपने प्राणों की असुरक्षा को देखते हुए जौहर कर लिया। अब यहां देखिएगा, ये जौहर जो शब्द है वो आपके लिए नया होगा। जौहर का मतलब होता है कि अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कोई जो महिला होती थी जब अपने प्राणों को त्याग देती थी तो वो कहलाता था जौहर। और याद रखिएगा, ये जौहर का जो प्रथम जो ये उदाहरण यहाँ मिलता है वो प्रथम उदाहरण है कि यहीं पर हमको जौहर का सबसे पहला उदाहरण देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दाहिर की मृत्यु होती है, फिर अंततः उसकी जो रानी थी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और फिर उसी घटनाक्रम में वो क्या होता है, जो उसका पुत्र होता है जयसिंह भी क्या होता है, जयसिंह भी पराजित हो जाता है। जयसिंह पराजित और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक, तो इतना घटनाक्रम हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ की युद्ध के बाद से वो अंततः यहाँ पर क्या करेगा, तो यहाँ पर मुल्तान यहाँ नहीं है, मुल्तान की विजय नहीं, मैं यहाँ लिखूंगा, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसको आप देख लीजिए, ठीक है, मैं इसको उठाता हूं। फिर वो मुल्तान विजय करता है। ठीक है, मुल्तान विजय क्या थी, इसकी अंतिम विजय थी। मतलब इसके बाद वो यहां से लौट के चला जाएगा। ठीक है, अंतिम विजय थी। और हम क्या कह सकते हैं, यहां पर वह अत्यधिक मात्रा में सोना प्राप्त किया और इसका नाम सोने का नगर रख दिया। इसका नाम सोने का नगर रख दिया। ठीक है, तो
अब कुल मिला के घटनाक्रम मिला के मोहम्मद बिन कासिम आता है, देवल पर आक्रमण करता है, फिर दाहिर से उसका सामना होता है रावण के युद्ध में, फिर यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा नष्टभ्रष्ट करता है, बहुत ज़्यादा गलत काम करता है। फिर उसका परिणाम क्या होता है कि दाहिर की भी मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, जैसे ही उसके अधीन चला जाता है। और बसता कौन है? इसकी दो पुत्रियां। किसकी दो पुत्रियां? इस दाहिर की दो पुत्रियां, ठीक है। एक का नाम था सूर्या देवी, पहली पुत्री का नाम था, और दूसरी पुत्री का नाम था परमाल देवी, ठीक है। दो पुत्रियां बसती हैं। और जब ये कौन जाएगा यहाँ से? इस मार्ग से नहीं गया था, मैं गलत बना दे रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो जब यहाँ से वापस जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अब वापस जाने के समय ये जो है इन दोनों पुत्रियों को भी यहाँ से लेकर जाएगा, ठीक है। बहुत सारा जो लूट मार की संपत्ति होती है वो सब लूट के यहाँ से वो अंततः जाता है मुल्तान विजय के बाद, और इन दोनों पुत्रियों को भी यहाँ पर लेकर पहुँचता है। कहाँ पर लेकर पहुँचता है? इस खलीफा वाहिद के पास, ठीक है। यहाँ पर एक मैं छोटी सी घटनाक्रम की और चर्चा करना चाहूँगा कि जब जो है ये वहाँ पहुँचता है वाहिद के पास, तो जो उसकी दो पुत्रियां होती हैं वो अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहती हैं। और चशनामा में यह उल्लेख मिलता है, इसकी दोनों पुत्रियों ने वाहिद से कहा कि जो है मोहम्मद बिन कासिम ने हमको आपके सामने प्रस्तुत तो किया है, लेकिन वह पहले ही हमारे कौमारे को भंग कर चुका है। और इससे जो है वहाँ का जो ये खलीफा थे वो गुस्सा हो जाते हैं और लगभग 715-16 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर देते हैं। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम की भी हत्या हो जाती है। कब हो जाती है? 715-16 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन कासिम भी अंततः मारा जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर अरब आक्रमण होता रहेगा, और फिर जो बड़ा आक्रमण होगा वो महमूद गजनवी का आक्रमण होगा, जो भारत पर एक गहरी छाप छोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो ये कुछ घटनाक्रम थे जो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का काम करिएगा, मैं फिर से इसको और अच्छे समझाने का काम करूंगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। अरबों का जो आक्रमण रहा उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। हम कह सकते हैं जो हमारी वीडियो होगी भारत पर प्रभाव, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ा कि भारत में ऊंट का पालन एवं खजूर की खेती का प्रारंभ, ठीक है। दूसरा क्या कह सकते हैं? दिरहम सिक्के का प्रचलन। और क्या कह सकते हैं हम? एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जजिया कर का प्रचलन, ठीक है। अब आपके सामने ये प्रश्न आएगा कि जजिया कर क्या होता था। तो जजिया क्या था? गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला एक कर था। गैर मुस्लिम का मतलब है, देखिए थोड़ा समझिएगा कि जब मुस्लिम जो है भारत पर आक्रमण करते थे, मतलब किसी गैर मुस्लिमों पर, मतलब जो मुस्लिम नहीं है उन पर आक्रमण करते थे, तो कहते थे कि भैया तुम सीधे सीधे मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। तो वो कहते थे मैं मरना स्वीकार करूंगा लेकिन आपका धर्म नहीं स्वीकार करूंगा। तो कहते ठीक है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, तो फिर आपको इसके एवज में कर देना होगा। तो क्या कहलाया वो कर? जजिया कर कहलाया। मतलब जो मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार कर रहे हैं उनको क्या देना होगा? जजिया कर देना होगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ? जजिया का मतलब गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाया? जजिया कर कहलाया। तो भारत में इसका ये इसका प्रभाव रहा। तो आपके एग्जाम में अगर अरबों का आक्रमण प्रश्न आता है तो आप सबसे पहले इसको डायग्राम से समझाने का काम करिएगा कि कैसे कैसे किन किन माध्यमों से, मतलब मैप थोड़ा बनाइएगा और मैप के माध्यम से देखिए। अगर आपको मैप सही से नहीं बन पाता तो कोई परेशान मत होने की बात है, आप बस गोला बना के काम चला सकते हैं कि ये भारत हो गया, ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है, और ये अफगानिस्तान हो गया, फिर ईरान हो गया, फिर इराक हो गया, फिर ये अरब का क्षेत्र हो गया। तो ऐसे भी आप यहाँ लिखकर अपने बात को समझा सकते हैं कि ये अरब क्षेत्र है और ये भारत क्षेत्र है, कैसे जो है यहाँ पर इनका आक्रमण हो रहा है। इन माध्यमों से भी आप समझाकर वहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब अपने एग्जाम में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इतिहास और जो भी कुछ बातें लिखते हैं हम स्रोत से प्रारंभ करते हैं। उस स्रोत में आप दर्शाइएगा कि किन किन स्रोतों से हमको इन घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इनका जो घटनाक्रम क्या था, मतलब जो कारण था, कारण क्या बना, आप कारण दिखाएंगे कि इसका तात्कालिक कारण क्या, तात्कालिक कारण में ये घटनाक्रम बना।
फिर क्या लिखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण, तो उसमें देवल पर आक्रमण कर सकते हैं, है ना, रावण का युद्ध की चर्चा कर सकते हैं आप, और मुल्तान विजय की बात कर सकते हैं। फिर लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, इसके प्रभाव की, कि भारत पर अरब वासियों का, अरब आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इन सब माध्यम से आप पूरे घटनाक्रम को समझा सकते हैं। आशा करते हैं आपको सही से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो मैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से आपको अच्छी तरीके से समझाने का काम करूँगा। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा अच्छे से, और अगर आ गया होगा तो इसकी बातों को जो है अच्छे से रिवाइज करते हुए एक बार अपने मन में पुनः विचार करिएगा, मतलब कई बार उसको सोचने का काम करिएगा। जैसे कि हम लिखते जब हैं तो उसको अगर हम सोचते हैं बार बार, तो वो चीज़ें हमारे मन में भली भांति अच्छे तरीके से बैठ जाती हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।